वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। पिछले वीडियो में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक। What is cooperative society? The cooperative society is a voluntary association of individual formed for protecting and promoting the rights of its member. The main motive of the cooperative society was to provide service to its member. All right. So merits देख लेते हैं. What are the merits? That is advantages of cooperative society. Points given है, एक एक करके points हम study करेंगे. First is democratic management. Each member of cooperative society enjoys equal voting rights. द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग इज़ वन मेंबर वन वोट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका मैनेजमेंट कैसा है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। हर एक मेंबर को, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स है। सभी मेंबर्स के पास इक्वली राइट्स होता है डिसीजन लेने का। प्रिंसिपल क्या है वोटिंग का? मतलब क्या रूल है वोटिंग का? वन मेंबर वन वोट, मतलब हर एक मेंबर के पास एक वोट करने का राइट होता है। The number of shareholders are large. They are scattered over the region. Thus, shareholders elect their representatives. They are called as managing committee members. They look after the day-to-day management of the society. तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम नंबर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो जितने चाहे उतने मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बन सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और बहुत ज़्यादा एरिया में स्कैटर्ड रहते हैं, मतलब हो सकता है वो हर जगह पे कहीं पर भी हो सकते हैं इंडिया में। ऑलराइट, इसीलिए सारे के सारे मेंबर्स तो मैनेजमेंट नहीं चला सकते, दैट इज़ सारे के सारे मेंबर्स मिलके मैनेजमेंट या काम नहीं संभाल सकते कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्योंकि वो लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं, मतलब जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनमें से अपने में से ही वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को मेंबर्स, दैट इज़ मैनेजिंग कमेटी का एक मेंबर अपॉइंट करते हैं। तो वो जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो सारे के सारे काम जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो देखती है, जितने भी रोज़ के डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं और सोसाइटी का जितना भी काम होता है वो सारा काम मैनेजिंग कमेटी करती है। ऑलराइट, और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ओपन मेंबरशिप। The membership of cooperative society is voluntary and open to all. That is, any person of any caste, creed, religion, etc. can purchase the shares of cooperative society and become the member of it. There is no compulsion to join or leave the organization. तो मेंबरशिप कैसी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की? ओपन है, मतलब जो भी इंडिविजुअल, जो भी पर्सन, जो भी इंसान चाहे वो आके कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। वो सबके लिए खुली है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है कि कोई किसी धर्म का है, कौन से रिलीजन का है, कौन से कास्ट का है। कोई भी लोग आके यहाँ का कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकते हैं। वो अपने शेयर्स परचेस कर सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, शेयर्स परचेस करते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जब चाहे वो ज्वाइन भी कर सकते हैं और जब चाहे छोड़ भी सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या कंपल्शन नहीं है मेंबरशिप पे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. The cost of operation is low in cooperative society. No middlemen are involved. There is no advertisement expenses. तो जो कॉस्ट है, मतलब जो काम करते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो भी खर्चा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को पूरा चलाने का, वो बहुत कम है खर्चा उसका, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं है, मतलब बीच का कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं है, एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। यहाँ पे किसी एडवर्टाइजमेंट का कोई खर्चा नहीं है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स प्रोवाइड ऑनररी सर्विस, और जो भी मैनेजिंग कमेटी होती हैं, मतलब जो शेयर होल्डर्स अपने में से ही कुछ लोगों को मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, वो ऑनररी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़, जो भी वो सर्विस करते हैं, जो भी काम करते हैं वो इस सोसाइटी में, उसके बदले उनको फीस मिलती है छोटी मोटी। और वेरियस कंसेशन, रिलीव्स एंड प्रिविलेजेस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा आर गिवन बाय गवर्नमेंट। और क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है मोस्टली,
जो पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, इलिटरेट होते हैं, ऐसे गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए मोस्टली सोसाइटी फॉर्म होती है। इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इनको कंसेशंस मिलता है, मतलब टैक्स में उनको छूट मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है उसमें भी उनको कहीं ना कहीं पे एग्जम्पशन मिल जाता है, स्टैम्प ड्यूटी। तो ऐसे बहुत सारे कंसेशंस हैं, रिलीफ्स हैं जो गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोवाइड करती है। इसके लिए इनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो चलाने का खर्चा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो कम होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज limited liability. The liability of the shareholders of cooperative society is limited. It is limited up to the extent of unpaid amount of shares held by them. तो liability क्या होती है? शेयर होल्डर्स की, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना भी शेयर्स उन्होंने परचेज किया है और उसमें से अगर जितना पैसा उन्होंने पे नहीं किया है, सिर्फ उतना ही पैसा उनका लाइबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पे करने का। दस, मेंबर्स private property cannot be used even if the assets of the society are insufficient to pay the debt of the third party. इसीलिए जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं कर सकते पे करने के लिए डेब्ट। ऑलराइट, ओनली जितने भी बिजनेस प्रॉपर्टी है सिर्फ वही यूज़ की जाएगी फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट। देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट यूज फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट, या फिर जितना भी किसी और पार्टी को पे करना है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जाएगी। ये एक एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट इज टैक्स कंसेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत ही अहम भूमिका प्ले करती है हमारे देश के सोसाइटी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, दैट इज़ आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बहुत मदद करने का काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। द गवर्नमेंट गिव्स मेनी कंसेशन टू देम like exemption of payment of income tax up to a certain limit. This helps to increase the profit of the society. तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी कंसेशंस उनको देती है, क्योंकि ये बहुत अहम भूमिका प्ले करते हैं फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। लोगों की हेल्प करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इनको कंसेशंस मिलता है, डिस्काउंट्स मिलता है इन रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनका इनकम टैक्स जो है उसमें कुछ हद तक छूट मिलती है, एक लिमिट तक उनको एग्जाम्पशन मिलता है, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट जो है वो टैक्स का उनका बच जाता है ऑब्वियसली। तो फिर उसके वजह से वो पैसे वो वापस अपने सोसाइटी में लगा के क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, next is self financing and charity. As per the latest amendment act of cooperative society, a society can pay minimum 15% to its member, 15% डिविडेंड टू इट्स मेंबर। तो क्योंकि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, लेटेस्ट जो चेंजेस आई हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग जितने भी सोसाइटी में मेंबर्स हैं उन सबको 15% डिविडेंड हम देंगे। डिविडेंड का मतलब होता है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए बोले तो जब हम बैंक में पैसे रखते हैं अपने, तो हमें बैंक में क्या मिलता है, पैसे रखने पे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। बट यहाँ पे शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हमको मिलता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ऑलराइट, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, उनको जो प्रॉफिट मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो 15% डिविडेंड जो है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट का 15% डिविडेंड जो है मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। Therefore, remaining surplus is used as self-financing. Some amount of profit is utilized for charity purpose, social activities and for the growth of cooperative society. और बाकी के जितने भी पैसे होंगे वो क्या करेंगे, हम जितने भी बच जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अगर हो रहा है उसमें से सिर्फ 15% हम डिविडेंड दे रहे हैं अपने मेंबर्स को, तो बाकी के जो पैसे बचे हैं वो वापस हम सेल्फ फाइनेंस करेंगे, मतलब फिर से यूज़ करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसका इंक्रीज़ करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए। ऑलराइट, और कुछ प्रॉफिट जो है वो हम वापस क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं चैरिटी के लिए, मतलब हम डोनेशन दे सकते हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स क्या हैं वो देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। जहाँ पे मेरिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं, तो वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं। तो डीमेरिट्स देख लेते हैं क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। फर्स्ट इज़ लिमिटेड कैपिटल।
The face value of the shares of cooperative society is very less. The shareholders belong to the weaker section of the society. Therefore, they cannot purchase more shares of the society. So, capital is limited. तो जो शेयर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनका जो फेस वैल्यू रहता है, मतलब उनका जो रेट होता है, प्राइस होता है, वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि मोस्टली जो वीकर सेक्शंस होते हैं, मतलब सोसाइटी के जो मतलब काफ़ी पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मोस्टली वो इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर। उनके एडवांटेजेस और फ़ायदे के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। तो उनके पास ज़्यादा पैसे तो नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए जो शेयर्स होते हैं वो भी काफ़ी कम प्राइजेस के होते हैं, और जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर्स परचेज भी नहीं कर सकते। तो जितना पैसा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लिमिटेड होता है, कम होता है। ऑलराइट, ड्यू टू लो रेट ऑफ डिविडेंड पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, मतलब जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर से 15% उनको डिविडेंड मिलता है, बाकी का नहीं मिलता। तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका सिर्फ 15% ही लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो इसके लिए ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फंड होता है, जो कैपिटल होता है, वो काफ़ी कम होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज insufficient management. The management is in hands of managing committee. They are the representative of shareholders. They may not possess managerial skill due to limited amount of capital, financial capacity. They are not able to appoint professional managers. तो जो मैनेजमेंट है, मतलब पूरा का पूरा काम कौन संभालता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? मैनेजिंग कमेटी। और मैनेजिंग कमेटी कहाँ से आती है, कौन इलेक्ट करता है? तो वो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को हम मैनेजिंग कमेटी करके इलेक्ट करते हैं। और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पुअर, इलिटरेट। तो मैं उन्हीं में से मैनेजिंग कमेटी के अंदर के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं। मतलब हो सकता है उनके पास ज़्यादा नॉलेज ना हो, ज़्यादा स्किल्स ना हो, वो लोग ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, तो इसकी वजह से हो सकता है कि वो इतने सफिशेंट ना हो, मतलब उनके पास इतना मैनेजरियल स्किल ना हो चीज़ों को संभालने के लिए, पूरे के पूरे मैनेज करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जिसकी वजह से क्या होता है, और उसके ऊपर से वो ठीक से मैनेज नहीं कर सकते, डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट, चीज़ों को संभालने का, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करने का, डिसीजन लेने का इतना ज़्यादा स्किल या एक्सपीरियंस नहीं होगा। और उसके ऊपर से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसकी जो कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपेसिटी है, वो कम होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसीलिए वो एक प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते। द मैनेजिंग कमिटी मेंबर आर नॉट प्रोफेशनल, सो देयर इज़ इनसफिशेंसी इन मैनेजमेंट। और जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो लोग कोई प्रोफेशनल्स तो नहीं होते, वही लोग होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने पैसे लगाए हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को हम कमेटी मेंबर्स बनाते हैं। तो वो लोग मे बी प्रोफेशनल ना हो, उनके पास उतना स्किल ना हो, एक्सपर्टीज़ ना हो, स्पेशलाइजेशन ना हो, इसकी वजह से काफ़ी इनसफिशिएंट मैनेजमेंट डिसीजन हो जाता है, वो लोग ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिसीजन लेने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज lack of public confidence. There is a huge political interference in the cooperative society, so people do not invest their money in cooperative societies. Most of the cooperative societies are led by political leaders, so there is a lack of public confidence. मोस्ट जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा देखती है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, रोक टोक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इसके लिए पीपल, जो कॉमन लोग हैं, वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता है। मोस्टली जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल जो भी लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनका ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर रोक टोक होती है। इसके लिए पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन. देयर इज लिमिटेड कैपिटल इन कोऑपरेटिव सोसाइटी. They cannot take risky projects due to insufficient management. Therefore, there is a less scope for expansion. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्सपांशन जो है उसको हम बढ़ा सके, उसका स्कोप बहुत कम है, इसके चांसेस बहुत कम है। फर्स्ट थिंग तो
एक तो उनके पास कैपिटल नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है, उस सेकंड चीज़ उनका जो मैनेजमेंट है वो इनसफिशिएंट है, मतलब जो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज और एक्सपर्टीज़ नहीं होती डिसीजन लेने की। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम एक्सपांड नहीं कर सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स वर्क ऑन ऑनररी बेसिस, देयरफॉर दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड। तो मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो ऑनररी सर्विस के ऊपर काम करते हैं, दैट इज़ वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरफ से। इसके लिए कोई उनके पास एक मोटिवेशन नहीं होता है, कोई उनको प्रोत्साहित नहीं करता है कि अच्छे तरीके से और काम करो, अच्छा और डिसीजन लो। तो उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वो काम भी नहीं करेंगे वैसे तरीके से। इसके लिए यहाँ पे मोटिवेशन, प्रोत्साहन का बहुत कमी होता है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑलराइट, तो ये सारी क्या थी, डिसएडवांटेजेस थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे दिए हैं कितने अलग अलग टाइप्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, हम एक एक करके टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो व्हाट इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी? कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर फॉर्म बाय कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन देयर डेली रिक्वायरमेंट एट रीजनेबल प्राइसेस। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, मोस्टली ये वैसी सोसाइटी है, ऐसा कोऑपरेटिव्स है जहाँ पे रोज़ की सामान मिलती हैं, रोज़ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो हम घर में डेली यूज़ के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो भी सामान यूज़ करते हैं, चाहे वो राशन का सामान हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती हैं रीज़नेबल प्राइसेस में, मतलब कम प्राइसेस में मिलती हैं। दिस सोसाइटी प्रोटेक्ट लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। The profit of the societies are distributed among the members in the ratio of purchase made by them during the year. तो मोस्टली ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों फॉर्म हुई है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, वो कम रेट पे मिलते हैं, रीज़नेबल रेट पे मिलते हैं, तो लोगों को बाहर से चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो लोअर क्लास के होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनका जो राइट्स होता है वो प्रोटेक्ट होता है, मतलब उनके पैसे भी बचेंगे काफ़ी, क्योंकि मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो बाहर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, ज़्यादा रेट पे जो सामान मिलता है वो इनको यहाँ पे कम रेट पे मिलेगा, और जितना भी प्रॉफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो उनके मेंबर्स के बीच में पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाद में। ऑलराइट, एग्जाम्पल क्या है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का? सुपर बाज़ार है, अपना बाज़ार है, ये सारे एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं, रीजनेबल और फेयर रेट पे मिलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिशंस who join hands to face competition and increase production. These societies are of two types. तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स क्या होता है? प्रोड्यूसर्स मतलब जो सामान बनाता है, प्रोड्यूस करता है सामान, चाहे वो कोई भी टाइप का सामान हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सारे एक साथ में मिलकर आते हैं, और अब एक साथ में मिल के आते हैं सो दैट सब साथ में मिलकर आएंगे तो कंपटीशन को भी फेस कर सकते हैं, और प्रोडक्शन जो है सामान बना भी सकते हैं और ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा सामान बनाने का स्किल नहीं होता, काफ़ी कम रेट पे वो लोग सामान बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, आर्टिशंस, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो हाथों से सामान बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के, वो सारे एक साथ में मिल के आते हैं और एक साथ में सामान बनाते हैं, प्रोडक्शन जो है अपना इंक्रीज़ करने के लिए और बाहर जो है कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो इसमें दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव्स। इन दिस टाइप्स द सोसाइटी अंडरटेक्स to supply raw material, tools and machinery to its member. The producer work independently and sell their industrial output to the cooperative society. The output of member is marketed by the society. तो industrial service cooperatives क्या होती है? यहाँ पे इंडस्ट्री है, मतलब जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, जो भी मशीन्स लगेंगी, जो भी टूल्स और जो भी सामान लगेगा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल, ये क्या करती हैं? अपने मेंबर्स को सप्लाई करती हैं। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? खुद से इंडिपेंडेंटली अपना प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं फैक्ट्री में या घर पे, जहाँ पे उनको होता है, जहाँ पे उनकी जगह है, वहाँ पे वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं, सामान बनाते हैं, और एक बार जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसको वो वापस क्या करते हैं? अपने सोसाइटी में जाके दे देते हैं। तो बाद में वो कोऑपरेटिव
सोसाइटी क्या करती है, खुद से ये सारे प्रोडक्ट को सेल करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स। इन दिस टाइप प्रोड्यूसर मेंबर्स आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज ऑफ द सोसाइटी एंड आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क। द सोसाइटी प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स टू एवरी मेंबर्स। तो इस टाइप मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा है, सामान बन रहा है। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो सारे मेंबर्स को हम एज ए एम्प्लॉय कंसीडर करते हैं और उनको हम क्या कर देते हैं, वेजेस, मतलब उनको हम डेली वेजेस दे सकते हैं, रोज़ का या वीकली हम सैलरी देते हैं उनको। वो सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो खुद से सामान जो है उनको हम सोसाइटी उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और वो अपने अपने घर पे, यहाँ पे जहाँ पे भी उनका कोई छोटा प्लेस होगा वहाँ पे जाके खुद से सामान बनाते हैं और वापस जाके वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में दे देते हैं और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको क्या करती है, अपने ही मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है। ऑलराइट, द मेंबर्स प्रोड्यूस गुड्स एट अ कॉमन प्लेस और इन देयर हाउसेस। तो जो भी मेंबर्स हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रॉ मटेरियल लेकर आते हैं अपने घर पर या फिर कॉमन एक जगह वो लोग सेट करके रखते हैं, वहाँ जाके सामान बनाते हैं और उसके बाद वो सोसाइटी को वापस सेल कर देते हैं। फिर सोसाइटी वो सामान जो है वो बाहर मार्केट में सेल करेगी और जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मार्केटिंग cooperatives. These are voluntary association of independent producer who want to sell their product at remunerative prices. तो ये क्या है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब खुद से अलग अलग जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक साथ में इकट्ठे मिलकर आते हैं क्योंकि उनको अपना सामान बेचना है बाहर, ठीक है, और जो सामान बेचना है उनको तो उसके ऊपर उनको एक अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, एक फेयर प्राइस मिलना चाहिए, इसीलिए सारे के सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ में मिलकर आते हैं। द आउटपुट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पूल्ड एंड सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज एजेंसी टू एलिमिनेट द मिडल मैन। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो इकट्ठे हो सकता है, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, ये सारे सामान बनाते हैं, फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 10 लोग 20 लोग एक साथ में आते हैं मिलके और अपना सारा प्रोडक्ट एक साथ में जमा कर देते हैं। पूल्ड करना मतलब जमा करना, सब एक साथ में जमा कर देते हैं और इकट्ठे मिलकर ये बाहर चीज़ों को सेल करते हैं, जिसकी वजह से मिडल मैन जो होता है वो निकल जाएगा या एजेंसी जो होती है बीच में की वो निकल जाएगी और ये खुद से अपना सामान बाहर सेल करेंगे। द सेल प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन द रेशियो ऑफ देयर आउटपुट। ऑलराइट, तो जितने भी सेल्स होंगे उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा मेंबर्स के बीच में इक्वली रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मोस्टली मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स क्यों फॉर्म होती है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक साथ में आते हैं, अपना सामान इकट्ठा एक साथ में मिलकर बेचते हैं। ऑलराइट, सो दैट उसके ऊपर उनको फेयर प्राइजेस मिले, फेयर डिस्काउंट रेट मिले। Next is cooperative farming societies. These are voluntary association of small farmers who joined together to obtain economies of large scale farming. In India, farmers are economically weak and their land holdings are small. तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ में क्या होता है, जितने भी फार्मर्स होते हैं, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, वो एक साथ में मिलकर आते हैं, अपना हाथ जो एक साथ में मिल के आते हैं, हाथ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग चाहिए, मतलब जो उनके छोटे छोटे खेती के लैंड्स होते हैं, मतलब उनका जो लैंड होता है, जो जगह ज़मीन होती है वो काफ़ी छोटी होती है। तो जितने फार्मर्स हैं वो इकट्ठे एक साथ में आते हैं, तो सभी का जो ज़मीन है वो एक साथ में वो लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं मिलके। ऑलराइट, मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं इंडिया में वो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से होते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं होते उनके पास और उनकी जो ज़मीनें होती हैं वो भी छोटी होती हैं। तो ये सारे फार्मर्स एक साथ में मिल के आते हैं और अपनी सारी ज़मीनों को इकट्ठा करके फिर एक साथ में ही उसके ऊपर कल्टीवेशन करते हैं। ऑलराइट, in their individual capacity they are unable to use modern tools, seeds, fertilizers, etc. Though they pool their lands and do farming collectively with the help of modern technology to maximize agricultural output. तो अगर एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक एक पर्टिकुलर फार्मर अगर बाहर जाके मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं, मतलब मॉडर्न मशीन्स, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइज़र्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेके आएंगे, तो हर एक फार्मर नहीं लेके आ सकता क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। लेकिन अगर वहीं सब फार्मर्स मिलके इकट्ठे अपने ज़मीन को एक साथ में कल्टीवेट करेंगे, उसको उसके ऊपर फार्मिंग करेंगे, तो सब मिलके क्या कर सकते हैं, पैसे जुटाकर ज्वाइन करके
जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं, मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, सीड्स हो गए, वो एक साथ में लेके आ सकते हैं और सारे के सारे मिलकर फार्मिंग करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके। तो इससे फार्मिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, जो क्रॉप्स है, वो काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट हो सकते हैं। ऑलराइट, इससे उनको क्या मिलेगा? इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग, मतलब ज़्यादा फार्मिंग होगी, ज़्यादा क्रॉप्स कल्टीवेट होंगे, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट इज हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। तो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स क्या है? दिस सोसाइटीज आर फॉर्म बाय लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप पीपल इन अर्बन एरियाज टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन। तो ये सोसाइटी क्यों फॉर्म हुई है? मोस्टली जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप होते हैं या फिर जो लो क्लास ग्रुप के लोग होते हैं, मोस्टली अर्बन एरियाज में, मतलब सिटीज़ में काफ़ी मिडिल इनकम लोग होते हैं जो कम पैसे कमाते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना खुद का एक घर नहीं होता। ऑलराइट, housing cooperatives are of different types. Some societies acquire land and give the plots to the member for constructing their own houses. Other societies themselves construct houses and allot them to its member who make payment in installments. तो मोस्टली कोऑपरेटिव जो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स है वो क्या करती हैं? हाउसिंग कोऑपरेटिव्स अलग अलग टाइप की होती हैं और जो भी अर्बन सिटीज़ में जितने भी मिडिल इनकम ग्रुप हैं, जो लो ग्रुप के लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उनके पास अपने खुद के घर नहीं है रहने के लिए, तो ऐसे क्या करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? जो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स है वो क्या करती हैं? लैंड्स, ज़मीनें जो हैं वो लेकर, उनके पास काफ़ी ज़मीन जो होती है वो अपने क्या करती है? मेंबर्स को एक एक प्लॉट दे देती है, एक एक जगह दे देती है, जिसके ऊपर जो मेंबर्स होते हैं वो खुद अपना घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। या फिर काफ़ी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो खुद घर बनाती हैं, कंस्ट्रक्शन करती हैं और अपने मेंबर्स को सेल करती हैं, और मेंबर्स जो होते हैं वो इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर पेमेंट करते हैं और उनको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर घर मिल जाएगा। दे ऑल्सो अरेंज लोन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो काफ़ी ज़्यादा उनको लोन भी मिल सकता है कहीं बाहर से या गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो मेन मोटिव है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का, टू प्रोवाइड हाउस टू द मेंबर्स ऑफ द cooperative societies. All right, next is credit cooperatives. These societies are formed by poor people to provide financial help and to develop the habits of saving among the members. तो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स क्यों फॉर्म हुई हैं? ये जो सोसाइटी है यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, मतलब किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो रिलेटेड टू पैसे हेल्प करती है ये सोसाइटी। और जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं ये पर्टिकुलर सोसाइटी के, उनके अंदर एक सेविंग हैबिट्स, पैसे को बचाने की एक आदत जो है वो भी डेवलप करती है। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स हु चार्जेस एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर्स। तो मोस्टली ये जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो बाहर जाके लोन लेते हैं। तो अगर बाहर से लोन लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रेट इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो सोसाइटीज़ जो होती हैं, जो क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव्स होती हैं, वो अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करती है लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। मनी लेंडर्स जो हैं, जो उधार पे पैसे देते हैं ज़्यादा रेट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, वो उनको नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, वो अपने ही मेंबर्स, अपने ही क्रेडिट कोऑपरेटिव से बोरो कर सकते हैं विथ लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं ये ऐसी कोऑपरेटिव्स हैं जो दोनों जगह पे मिलती हैं, मतलब सिटीज़ में भी हमको देखने को मिलेगी क्रेडिट कोऑपरेटिव्स और रूरल एरियाज दैट इज़ विलेजेस में भी देखने को हमको मिलेंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा ये जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, डीमेरिट्स एंड टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।